स्टूडेंट, ठीक है, हम अपने आगे के टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मीनिंग ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर कोई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो वो सपोज ना तो वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में और ना ही वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस में, ना ही जेड एक्सिस में, तो वो कहीं एंगल पर है, तो हम उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। तो लिखा हुआ है वेक्टर, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए कैसे। Let magnitude of vector A, magnitude of vector A makes an angle theta with x-axis, with positive x-axis, as shown in figure। तो देखिए कैसे, लाइक मान लीजिए आपके पास ये क्या है और ये है आपके पास, ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या आपके पास, सॉरी, ये क्या आपके पास एक्स एक्सिस और ये क्या आपके पास वाई एक्सिस। वैसे अपनी मर्जी है, किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मान सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। मान लीजिए कि आपके पास एक वैल्यू है, ये ए का मैग्नीट्यूड है। अब ए के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं? ए भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए भी लिख सकते हैं, मतलब कि अगर मॉड ए है तो उसको ए भी लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि मैंने लिखा हुआ वो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाता है? थीटा। तो अब आपके पास मैंने आपको बताया था ना ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूजिंग ट्रायंगल लो। लेकिन फिर भी हम इसको, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाला टर्म क्या होगा। तो ये वाली जो टर्म होगी ये होगी ए कॉस थीटा, ये जो टर्म होगी, और ये जो टर्म होगी ये होगी ए साइन थीटा। और ये तो आप समझते क्यों निकालोगे? क्योंकि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके, हाइपोटेन्यूज और बेस का यूज करके, तो ये मेरे पास ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा आ जाते हैं। तो मतलब मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये जो कंपोनेंट है ये तो कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में है। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स डायरेक्शन में क्या है? ए एक्स डायरेक्शन में है आपके पास ए कॉस थीटा, और इसको लिख सकता हूँ क्या? आई कैप। आई कैप बोले तो किस डायरेक्शन में है वो आपके पास इस डायरेक्शन, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है याद करो यूनिट वेक्टर का, वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। तो ये वही है। तो ये तो क्या हो गया? वेक्टर ए एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड आपके पास है cos थीटा, और ए कैप क्या हो गया? आई कैप, क्योंकि ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप होता है। तो चलते हैं, वेक्टर ए एक्स इक्वल ए कॉस थीटा आई कैप। सिमिलरली मैं किसके लिए लिख सकता हूँ? वाई के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आपके पास, इसको मैं ये भी बोल सकता था, ये वाला कंपोनेंट, तो इसको बोल सकता हूँ ए वाई, और ए वाई कहाँ ऊपर है और एक्स कहाँ ये है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए वाई वेक्टर इक्वल्स टू ए साइन थीटा जी कैप। ठीक है बेटा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो आपके पास वेक्टर ए था वो दो पार्ट से मिलकर बना, एक ए एक्स से और एक ए वाई से। तो मैं क्या लिख सकता हूं? नाउ फाइनली मैं अगर किसी वेक्टर को लिख सकता हूं तो क्या लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई जी कैप। ठीक है बेटा, या फिर सॉरी, ये वेक्टर ए एक्स हो गया और ये वेक्टर ए वाई और आई जे के बाद में लगाना। ठीक है बेटा, ये ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो आप देख सकते हैं, तो वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो ए एक्स, सॉरी, ए एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? ए एक्स की वैल्यू है आपके पास
ए कॉस थीटा आई कैप, तो वेक्टर को लिख सकता हूँ क्या, ए कॉस थीटा आई कैप और प्लस इसको लिख सकता हूँ ए साइन थीटा जी कैप। ये मेरे पास वेक्टर यानी कंपोनेंट आ गए वेक्टर्स के। ठीक है बेटा, तो आप समझ लीजिए कि अगर एक्स वाई प्लेन में कोई दो कोऑर्डिनेट रखे हैं, सॉरी एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कोई पार्टिकल रखा हुआ है, और वो अगर ऐसे लिख दे, एग्जांपल के तौर पर मैं क्वेश्चन देता हूं, तो मान लीजिए आपके पास ऐसे हो, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और एक पार्टिकल रखा हुआ है यहां पर, ठीक है, और ये यहां पर लिखा हुआ है 2,3, क्या लिखा हुआ है 2,3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस में 2 है और वाई एक्सिस में कितना है 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं। और मान लीजिए अगर लेट करता हूं, ये वेक्टर ए है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसके पार्टिकल इस बार मुझे दिए हुए हैं, एक्स में कितना वाई में कितना, बस फर्क क्या है, ये 2i है और ये 3j है। चलिए एक और ले लेते हैं, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, ये आपके पास 3 हो, ये वेक्टर p की वैल्यू है, तो जरा बताइए क्या आएगा, और एंगल कितना है आपके पास 37 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं 5, ठीक है। तो 37 डिग्री कितना 37 डिग्री, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है, ये आपके पास ये ऐसे आ जाएगा, तो यानी कि ये वाला वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5 cos 37 आई कैप, समझ रहे आई कैप क्या है, और ये वाला क्या आ जाएगा 5 sin 37 जे कैप, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ का ये दूसरा तरीका ये मानिए कि चलिए ठीक है, ये लिख दिया 5 sin 5, और ये अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर p इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, और डायरेक्शन लिख सकता हूँ, तो अब लिख सकता हूँ आई कैप और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, ये कितना आ जाएगा j कैप। तो अब देखो इनकी वैल्यू तो रख सकते हैं, तो वेक्टर p की वैल्यू कितनी आती है, वेक्टर p निकालो तो ये कितना आ जाएगा 5 cos 37 आई कैप, ये कंप्लीट इसी की वैल्यू है, और प्लस 5 sin 37 j कैप। अब जब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, याद रखना cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, और sin 37 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो चलते आगे क्या लिखेंगे, वेक्टर p इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 आई कैप, और प्लस कितना लिख सकते हैं 5 sin 37 वैल्यू 3/5 जे के, 5 से 5 कैंसिल, तो p वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास 4i कैप और प्लस 3j कैप, ये आपके पास वैल्यू आ गया, ठीक है बेटा। अब आप देख लीजिए, अगर ये कितना होगा 4, ये 3, तो ये कितना आएगा 5 ही आएगा, तो सॉरी ये 4 होगा और ये 3 होगा, तो ये 4 और 3 का जो पाइथागोरस आएगा ये 5 ही आएगा। तो ये आपके पास क्या था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अभी क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देखिए कैसे, मान लीजिए ये तो एक वेक्टर था, अगर मान लीजिए आपको कंपोनेंट डिवाइड करना है बहुत सारे वेक्टर्स के, तो क्वेश्चन देता हूं, देखिए एक तो ये हो गया, ये कितना है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, और एक वेक्टर ये हो गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ये दो वेक्टर देते हैं, ये वेक्टर ए है और ये क्या बेटा वेक्टर बी, और आपसे पूछ सकता है फाइंड, और ये ओ है बेटा, क्या है ये ओ, तो आपसे कोई क्या पूछ सकता है, ये तो मैग्नीट्यूड था, तो अब ये वेक्टर ए था और ये क्या था वेक्टर बी था, ये तो आपसे पूछ सकता है फाइंड वेक्टर ओ ए, ये ओ ए
और प्लस वेक्टर ओ बी। तो ओ बी की वैल्यू क्या होगी, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको एक ध्यान देना होगा कि आपके पास ये पहले भी समझा चुका हूं कि कोऑर्डिनेट ये क्या होता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। यहां देखो एरो का साइन कैसे है, एरो का साइन इस साइड में है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस में नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एरो किधर लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ एरो किसमें लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ सब पॉजिटिव होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक ही करता हूं, तो ध्यान से देखना। फॉर वेक्टर ए, ये कितना वैल्यू है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आपके पास, ये 3, ये कितना एंगल है 37, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो अब देखिए सबसे पहले ध्यान से, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 3 cos 37 आई कैप, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 3 sin 37 जे कैप। तो मैं वेक्टर ए को लिख सकता हूँ, वेक्टर ये लिख सकता हूँ ए एक्स है, और ये क्या लिख सकता हूँ ये ए वाई है। तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो वेक्टर ए कितना है आपके पास, वेक्टर ए एक्स कितना है 3 cos 37 आई कैप और प्लस 3 sin 37 जे कैप। प्लस क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों, तो वेक्टर ए इक्वल कितना आ जाता है 3 × 4/5 आई कैप प्लस 3 × 3/5 जे कैप। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आती है 12/5 आई कैप प्लस 9/5 जे कैप। अब इसी तरीके से हम कौन सा ले सकते हैं दूसरा वेक्टर, कौन सा वेक्टर, वेक्टर ये जो दिया हुआ है, ये मैग्नीट्यूड बी का कितना है आपके पास, बी का मैग्नीट्यूड कितना आपके पास 2, और ये वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो अब आप देखिए ये वाला कंपोनेंट और ये वाला, तो अब आप देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बी, ये वाली वैल्यू देखिए ये आपके पास क्या होगी पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू तो क्या आएगी आपके पास 2 sin 60 आई कैप, और जबकि ये वाली वैल्यू क्या आएगी 2 sin 60 जे कैप, और वो भी माइनस में क्योंकि वो ये इस क्वाड्रेंट पे x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर b इक्वल बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो ये आपके पास क्या था, ये बराबर है बी वाई और ये बराबर है बी एक्स के। तो लिख सकता हूँ वेक्टर बी इक्वल बी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 sin 60 आई कैप, और ये कितना -2 cos, सॉरी नहीं ये आपके पास cos आएगा, सॉरी 2 cos 60, ये आपके पास आएगा जे कैप, क्योंकि माइनस था वो मैंने रख दिया। तो वेक्टर बी कितना है आपके पास 2 sin 60 यानी कि 2√3/2 आई कैप और -2 × 1/2 जे कैप, 2 से 2 कट गया। तो वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी की वैल्यू आपके पास आई। हम इसको वेक्टर ओ बी भी बोल सकते हैं, बात एक ही, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओ से, और इसको वेक्टर ओ ए भी बोल सकते हैं। तो वेक्टर ओ बी कितना है √3 आई कैप और -जे कैप। तो अब हमारे पास एक तो वेक्टर ओ ए आया और एक वेक्टर क्या है हमारे पास वेक्टर ओ बी आया। अब हम इसको सिंपली यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा वेक्टर, ठीक है, ये आपके पास समझ आएगा। तो हम आगे चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको वेक्टर्स के सीक्वेंस वाइज टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, एडिशनल वेक्टर, पैरेललोग्राम वेक्टर, ये सब चीज बताया। और जैसे कि मैंने आपको व्हाट्सएप पर अपडेट किया था कि चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो पहला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, दूसरे पार्ट्स में हम आपको बताने वाले थे कि पैरेललोग्राम और एडिशन करेंगे, वो भी हम खत्म कर चुके हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट हम एक करेंगे 2D प्लेन में और 3D प्लेन में। 2D प्लेन वाला हम बता चुके हैं, अब हम 3D प्लेन में चलते हैं। तो जरा देखिए 3D प्लेन के लिए क्या कर सकते हैं। अब आपके पास हमने आपको इसी बताई थी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर बोले तो या फिर पोलर वेक्टर बोले, आपको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था
तो सबसे मैं आपसे पहले बताता हूं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको डिफाइन कर देते हैं। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए 3 coordinate system with a specific point of reference। कैसे? कैसे क्या आपके पास क्या ये हम इसको ऐसे बना सकते हैं चाहो तो ये क्या होगा आपके पास वाई एक्सिस, ये क्या होगा आपके पास एक्स एक्सिस और ये क्या होगा आपके पास जेड एक्सिस। कई बार हम इसको ऐसे दिखा देते हैं और जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है। मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है ओ, ये स्पेसिफिक पॉइंट है और जहां पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये आपके पास हो गया पी पॉइंट। तो इस पॉइंट की पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है? जो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है इन 3D इज ओपी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ओपी वेक्टर, क्योंकि विद रेफरेंस ओ है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? आप देखिए ये लाइक क्या एक रूम है, यानी क्यूबिक सिस्टम है। तो अगर कोई पार्टिकल ना तो परफेक्टली एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, ना परफेक्टली वाई एक्सिस में रखा हुआ है, ना ही परफेक्टली वो जेड एक्सिस में रखा हुआ है, वो मान लीजिए 3D सिस्टम में रखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए ये आपके पास क्या रूम का एक कॉर्नर है, ये अदर कॉर्नर, तो पार्टिकल सपोज यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ रखा हुआ है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है पी पॉइंट और ये ओ पॉइंट, इसको बोलते हैं क्या? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। अब जैसा मैंने आपको बताया कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर, यहां पे एक नई टर्म आती है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D अब आप देखिए कैसे। आपको पता है यूनिट वेक्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर में एक बार और डिफाइन करता हूं, क्योंकि उसको समझाने से पहले आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है n कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और n कैप। अब इसको देखो एग्जांपल के तौर पर मैं कैसे इसको समझा सकता हूं। देखिए ध्यान, अगर आपके पास लिखा हो इफ a vector A whose magnitude is 3, which is lie in x-axis, तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो मैं लिख सकता हूं देन वेक्टर ए may be right as following। कैसे देखो, ध्यान से देखना,
मैंने आपसे बोला कि वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 3 और जो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास क्या वेक्टर ए है कोई, ये वेक्टर ए था जिसका मैग्नीट्यूड कितना 3, यानी कि जो आपके पास वैल्यू है मैग्नीट्यूड की वो वैल्यू कितनी है 3, और किधर लाई कर रहा है वो एक्स एक्सिस में। और मैंने आपको क्या बताया था, मैं फॉर्मूला जानता हूं वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। अब आप देखिए वेक्टर ए क्या, वेक्टर ए है और मैग्नीट्यूड कितना 3 है, और एन कैप के यहाँ पे यूनिट वेक्टर, तो मैंने बताया था यूनिट वेक्टर which define the direction of वेक्टर ए। तो अब आप देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो डिफाइन करता है डायरेक्शन एक्स एक्सिस में। तो ध्यान रखना यहाँ पे लिखा हुआ एक्स एक्सिस, तो यानी कि ये एक्स एक्सिस पर डिफाइन करता है। अब आप याद रखना एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। मैं लिख देता हूं यहां पर एक बना के कॉलम, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ठीक है बेटा, तो आई कैप, जे कैप, के कैप। तो अब आप देखिए ए वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड कितना थी, और एन वेक्टर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब ये हो गया 3i। तो ये आपके पास क्या था, किसी भी मैग्नीट्यूड वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर एक्स वाई प्लेन में कोई भी पोजीशन वेक्टर दे रखा हो तो उसको यूनिट वेक्टर की मदद से कैसे लिख सकते हैं, और ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था। तो इस डायग्राम का मीनिंग ये है कि एक पार्टिकल 3D सिस्टम में रखा हुआ है, यानी कि ये एक्स वाई जेड में, और ये पोजीशन यहाँ रखी हुई है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन को बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ पोजीशन वेक्टर इन 3 days ओपी। इसका मतलब अगर आपके पास पार्टिकल कभी भी ऐसे रखा हुआ हो, ये वाई, ये एक्स और ये जेड, और यहाँ पर रखा हुआ हो, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट रखे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इस तरीके से ये एक पार्टिकल की कोऑर्डिनेट है, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकते हैं। तो यहां से ये पी पॉइंट और ये ओ है, तो इसका मतलब ये आपके पास यहां पर मैं लिख सकता हूं ओपी वेक्टर इक्वल, यहां से देखना ओपी वेक्टर इक्वल ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड एन कैप इन एक्स एक्सिस। इसी तरीके से लिख सकता हूं ओपी वेक्टर इक्वल ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन कैप इन वाई एक्सिस। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं ओपी वेक्टर इक्वल टू ओपी मैग्नीट्यूड एन कैप इन जेड एक्सिस। अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो फिर मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, किसी भी पोजीशन वेक्टर को आपके पास आ जाएगा ओपी वेक्टर इक्वल ओपी वेक्टर, यहां लिख देना ये किसमें है एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में। तो मैं लिख सकता हूं ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस प्लस ओपी वेक्टर वाई एक्सिस प्लस ओपी वेक्टर जेड एक्सिस, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो डायरेक्ट लिख सकता हूं ओपी वेक्टर इक्वल क्या लिख सकता हूं, ओपी का मैग्नीट्यूड और एन कैप किस में है एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब लिख दो आई कैप, और यहाँ लिख दो प्लस ओपी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड ये, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब ये सारे आपके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, और आपके पास प्लस ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड के एक्सिस। तो इसका मतलब मैं इसको आपको ऐसे पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको कभी ऐसे दे दिया जाए y x z, और आपको दे दिया जाए कि इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है ये वेक्टर a है, इसके कोऑर्डिनेट 2, 3, 4। इसका मतलब ये हुआ ये 2 है एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड, ये 3 है एक्स एक्सिस 3 वाई एक्सिस में, और ये जेड एक्सिस में। तो मैं लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड इन एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड इन वाई एक्सिस, मैग्नीट्यूड इन जेड एक्सिस। तो मैं क्या लिख सकता हूं
अगर ये O है और ये पॉइंट क्या आपके पास P है, तो मैं लिख सकता हूँ OP वेक्टर इक्वल्स टू, ये किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो इसको लिख सकता हूँ 2y कैप, ये किस डायरेक्शन में 3 में, तो ये लिख सकता हूँ 3j कैप, जी डायरेक्शन में ये कितना 4, तो ये कितना 4k, और इसका नाम क्या वेक्टर A, तो इसलिए इसको लिख सकता हूँ वेक्टर A इक्वल्स टू 2y प्लस 3j और प्लस 4k, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। सपोज अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम in a coordinate system is 3, -1, -2। तो इसका मतलब ये अब माइनस माइनस या प्लस प्लस थे, तो अब इसको लिख सकता हूं, मान लीजिए पोजीशन क्या था ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मतलब मान लीजिए ऐसे है, तो इसको लिख सकता हूं ओपी वेक्टर, या फिर क्या लिख सकता हूं वेक्टर ए इक्वल क्या लिख सकता हूँ 3i कैप, क्योंकि पॉजिटिव है, ये किसमें माइनस, तो -j कैप, और ये किसमें -2k कैप, तो इसका मतलब ये आपके पास ऐसे आ गया। तो जैसा मैग्नीट्यूड साइन हो आप उसके साथ उसको प्लेस कर दीजिए, ये क्योंकि नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। तो मैग्नीट्यूड आपके पास इस तरीके से हम वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, और आप चाहें तो आप इस पर एक न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं। अब वो न्यूमेरिकल कैसे होगा वो मैं आपको बता सकता हूँ, या जैसे ऐसे दे दिया कि भाई पोजीशन वेक्टर लिखिए तो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर एंगल पूछे कि एंगल क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी हमें वेट करना पड़ेगा। चलते हैं थोड़ा सा बोर्ड पर जगह करने, तो आगे हम बताते हैं। देंगे आगे इसको कीजिए। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में समझा चुके हैं, अब हम आपको पोजीशन वेक्टर, अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन इन ए कार्टेशियन प्लेन चेंज होती है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोजीशन चेंज, या फिर हम बोलेंगे चेंज इन पोजीशन, या दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलिए करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके ठीक है, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाने के लिए क्या करते हैं कि आपको एक पार्टिकल की पोजीशन को समझाते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन में, राइट। द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। Suppose a particle P in situation P1 and the position from the origin is सपोज पार्टिकल P1 से अब कहा जाता है दूसरी पोजीशन पहुंच जाता है, तो इसकी पोजीशन ये आ जाती है। ओके बेटा, तो हम इसके कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, ये आपके पास P1 ये P2, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं x, y, z, या x1, y1 और z1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं x2, y2, z2। अब आप देखिए, अगर पोजीशन की बात करें तो पहला पार्टिकल P1 पोजीशन में था, तो उसका पोजीशन वेक्टर OP1 है। और अगर मैं बात करता हूं जब वो पार्टिकल P2 पर था तो उसकी पोजीशन है OP2। हमेशा पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनाते हैं, तो OP1 और OP2। अब हमें ये देखना है कि वो P1 से कितनी दूर है, यानी कि ये पहले P1 पर था, इसका मतलब ये, यानी कि अब ये क्या है, पोजीशन ऑफ P1 चेंज हो गई है पोजीशन ऑफ P2 पर। तो अगर आप वेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास क्या है, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को ऐड करते हैं, तो ये क्या आता है उसका ये हमने आपको बताया था वेक्टर ए, और ये क्या बताया था वेक्टर बी, और ये क्या बताया था वेक्टर
आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, और हमने आपको बताया तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, टेल टू टेल, ये देखिए टेल टू टेल और हेड टू हेड, और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। सिमिलरली आप यहाँ देखें तो एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, और ये दोनों का फाइनल आंसर होगा। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इक्वल OP2 वेक्टर यूजिंग एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो ये OP हमें क्या फाइंड आउट करना, P1 P2, तो हम लिख सकते हैं P1 P2 इक्वल OP2 and minus OP1. This change is called the displacement vector, और हम इसको बोल सकते हैं this change about change in position of particle is called displacement. It's called displacement. तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल OP2 कितना आपके पास, हमने सपोज ये मान लिया R1 वेक्टर और एक क्या मान लिया R2 वेक्टर, और एक क्या हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर R। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। चेंज बोलते हैं तो इसलिए इसको डेल्टा R लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, या दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन P1 से P2 चेंज करता है तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम आराम से लिख सकते हैं, बिकॉज R2 इक्वल को क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मैंने आपको बताया था कि किसी पार्टिकल की पोजीशन कार्टेशियन प्लेन में x y z कैसे लिखते हैं, तो वो लिखा हुआ है। एंड R1 वेक्टर कैसे लिखते हैं, x1 i कैप प्लस प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू, अगर आप देखें तो i में से i को माइनस कर दो, j में से j को और k में से k को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप और प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये आपके पास आ गया चेंज इन पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ i j k एंड v। मैं आपको पहले बता चुका हूं i क्या है, यूनिट वेक्टर इन x एक्सेस, j क्या है यूनिट वेक्टर इन y एक्सेस, और k क्या है यूनिट वेक्टर इन k मतलब z एक्सेस। तो अब हम आगे इसको न्यूमेरिकल करते हैं, तो न्यूमेरिकल से हमें और भी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो जरा इसको समझिए, आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में समझा चुके हैं, अब हम आपको पोजीशन वेक्टर, अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन इन ए कार्टेशियन प्लेन चेंज होती है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोजीशन चेंज, या फिर हम बोलेंगे चेंज इन पोजीशन, या दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलिए करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाने के लिए क्या करते हैं कि आपको एक पार्टिकल की पोजीशन को समझाते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन में, लाइक द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। Suppose a particle
P in situation P1 and the position from the position is सपोज पार्टिकल P1 से अब कहा जाता है दूसरी पोजीशन पहुंच जाता है, तो इसकी पोजीशन ये आ जाती है। ओके बेटा, तो हम इसके कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, ये आपके पास P1 ये P2, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं x, y, z या x1, y1 और z1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं x2, y2, z2। अब आप देखिए, अगर पोजीशन की बात करें तो पहला पार्टिकल P1 पोजीशन में था तो उसका पोजीशन वेक्टर OP1 है, और अगर मैं बात करता हूं जब वो पार्टिकल P2 पर था तो उसकी पोजीशन है OP2। हमेशा पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनाते हैं, तो OP1 और OP2। अब हमें ये देखना है कि वो P1 से कितनी दूर है, यानी कि ये पहले P1 पर था, इसका मतलब ये, यानी कि अब ये क्या है, पोजीशन ऑफ P1 चेंज हो गई है पोजीशन ऑफ P2 पर। तो अगर आप वेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास क्या है, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को ऐड करते हैं, तो ये क्या आता है उसका ये हमने आपको बताया था वेक्टर ए, और ये क्या बताया था वेक्टर बी, और ये क्या बताया था वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी। और हमने आपको बताया तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, टेल टू टेल, ये देखिए टेल टू टेल और हेड टू हेड, और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। सिमिलरली आप यहाँ देखें तो एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, और ये दोनों का फाइनल आंसर होगा। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इक्वल OP2 वेक्टर यूजिंग एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो ये OP हमें क्या फाइंड आउट करना, P1 P2, तो हम लिख सकते हैं P1 P2 इक्वल OP2 एंड माइनस OP1। दिस चेंज इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और हम इसको बोल सकते हैं दिस चेंज अबाउट चेंज about change in position of particle is called displacement. It's called displacement. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल OP2 कितना आपके पास, हमने सपोज ये मान लिया R1 वेक्टर और एक क्या मान लिया R2 वेक्टर, और एक क्या हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर R। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। चेंज बोलते हैं तो इसलिए इसको डेल्टा R लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, या दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन P1 से P2 चेंज करता है तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम आराम से लिख सकते हैं, बिकॉज R2 इक्वल को क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मैंने आपको बताया था कि किसी पार्टिकल की पोजीशन कार्टेशियन प्लेन में x y z कैसे लिखते हैं, तो वो लिखा हुआ है। एंड R1 वेक्टर कैसे लिखते हैं, x1 i कैप प्लस प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ डेल्टा R वेक्टर इक्वल्स टू, अगर आप देखें तो i में से i को माइनस कर दो, j में से j को और k में से k को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप और प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये आपके पास आ गया चेंज इन पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ i j k एंड v। मैं आपको पहले बता चुका हूं i क्या है, यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस,
जे क्या है यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सेस और के क्या है यूनिट वेक्टर इन के मतलब जेड एक्सेस। तो अब हम आगे इसको न्यूमेरिकल करते हैं, तो न्यूमेरिकल से और भी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, तो जरा इसको समझिए, आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक एग्जांपल से न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल the position of a particle in a coordinate system is 2, 3, 5, and now the position of particle in the coordinate system is 4, 5, 6. 4, 5, 6. Then what will be the displacement vector and its magnitude। तो बच्चे देखिए, जैसे कि आपको लिखा हुआ है कि पहले पार्टिकल की पोजीशन कितनी थी 2, 3, 5, 2, 3, 5, और जबकि अब पार्टिकल की पोजीशन कितनी हो गई है 4, 5, 6 हो गई है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना और उसका मैग्नीट्यूड भी ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन सिंपल, सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपके पास कोई भी x, y, z ऐसे था, तो मैंने आपको बताया था सपोज वो पहले यहाँ था, अब वो यहाँ पहुंच गया है, तो ये कि आपके पास r1 वेक्टर और ये कि आपके पास r2 वेक्टर, ये p1 पोजीशन पर था और ये p2, और ये क्या हो गया आपके पास डेल्टा r। तो आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू r2 माइनस r1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक r2 की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू r2 ये है आपके पास, तो r2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, एंड r1 कितना आपके पास, एंड r1 आपके पास जो है वो आपके पास r1 कितना है 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, ये आपके पास था। तो अब r2 माइनस r1 वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ जो डेल्टा r आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा कितना, ये आपके पास 2 है, तो ये यानी 4, 2 यानी कि i में i वाले माने, j में j वाले और k में k वाले, तो इसका मतलब 2i सॉरी ये r2 है, तो r2 माइनस r1, तो ये आ जाएगा 2i, तो यानी कि 2i माइनस 5, 3, 2j प्लस 1, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस k, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं, मैग्नीट्यूड करके मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी क्वांटिटी होती है तो इन सब का अंडर रूट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो भी इसके कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट जैसे 2 और 1, तो उनका अंडर रूट करके होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम i का स्क्वायर करेंगे तो i डॉट i क्या होता है 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी अंडर रूट 9, इसका मतलब 3। तो इसका मतलब डेल्टा आर की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड आई है वो आपके पास 3 आंसर आया है। ठीक है, अभी ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आपको कुछ पीडीएफ में दिया हुआ है, देखिए कौन सी पीडीएफ में अगर इस टाइप का क्वेश्चन तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं।
Dear students, now we will discuss a very important point that is called angle of cosine of a position vector in a 3D system. सपोज जैसे मैंने आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में समझाया था कि एक क्यूबिक सिस्टम बनाकर उसके ओरिजिन से डिस्टेंस ली थी, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द एंगल ऑफ कोसाइन, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कैन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। और ये भी पूछा जा सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, कि ये भी आपसे डिस्कस किया जा सकता है। तो ठीक है, हम इसको कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। ये आपके पास ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है और ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। अब इसको हम कैसे मदद कर सकते हैं, यूजिंग पोजीशन ऑफ वेक्टर। देखिए आपके पास एक ये मैं एक क्यूबिक सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। क्यूबिक सिस्टम आपके पास ये है और ये आपके पास वाई एक्सेस और ये आपके पास एक्स एक्सेस और ये आपके पास जेड एक्सेस। और सपोज एक पार्टिकल की पोजीशन ये है आपके पास पी पॉइंट। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे आपको याद है कि हम एक्स वाई में कंपोनेंट डिवाइड करते थे, तो हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कुछ पॉइंट कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ जो पोजीशन वेक्टर है उसका एंगल अल्फा है, ठीक है। इसी पोजीशन पी पॉइंट का जो वाई एक्सिस के साथ एंगल है वो कितना है, बीटा है। और इसी का जो पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है जेड एक्सिस के साथ वो कितना है, गामा कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको अलग अलग ब्रेक करूं तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं कि अगर मैं ये x बनाता हूं और ये y ड्रॉ करता हूं तो ये मेरे पास ये वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है, अल्फा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, p पॉइंट है, मैं क्या लिख सकता हूं, इसको p पॉइंट लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये क्या आपके पास है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपके पास z एक्सिस है। तो हम इस को बोल सकते हैं OP को लेट OP वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू R वेक्टर, हम इसको ऐसे मान सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब आपके पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, तो आप जानते हैं ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड क्या मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड R वेक्टर का मॉड है, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस की बात करता हूँ और इसका R मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो आपको मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया, जैसे वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और एन कैप, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए ये तो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये कंपोनेंट क्या आएगा आपके पास, आर मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा, ठीक है। और ये वेक्टर किस डायरेक्शन में आया, ये आया एक्स एक्सिस में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर एक्स वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर और कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास, आई कैप। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा इक्वल्स टू वेक्टर आर एक्स अपॉन ये कितना आ जाएगा, आर मैग्नीट्यूड, ये आपके पास आया, ये कॉस अल्फा आया। अगर मैं कॉस अल्फा की बात करता हूं फिर सिमिलरली ऐसे किसके निकाल सकता हूं, बीटा के लिए। सिमिलरली ऐसे किसके निकाल सकता हूं, गामा के लिए। तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली कॉस बीटा इक्वल कॉस बीटा कितना रहेगा आपके पास, आर वाई वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके आर कॉस गामा इक्वल आर जेड वेक्टर और अपॉन में वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ये मेरे पास आया है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कोसाइन। तो आपके पास अल्फा बीटा गामा आपके पास वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इन तीनों को मतलब ड्राइव करता हूं तो क्या आएगा आपके पास, और आपको पता है ये सब क्या, आई कैप जे कैप। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये किसमें आई कैप में है,
ठीक है, ये आपके पास, और ये आपको पता होना ठीक है आई कैप में क्यों लिखा और ये जे कैप में क्यों लिखा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस आपके पास ये वाला वेक्टर आर एक्स वेक्टर टोटल आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर आप देखें तो आर एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, या सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी लगाने जरूरत नहीं है, ये आपके पास वैल्यू आती है तो इसको दोबारा लिख देता हूँ आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर और प्लस आर जेड वेक्टर। तो आप देखिए ये तो रिजल्टेंट है टोटल आर एक्स की वैल्यू कितनी, आर एक्स की वैल्यू ये है आपके पास कितनी, आर मैग्नीट्यूड कॉस एल्फा आई कैप प्लस आर मैग्नीट्यूड ये क्या जाएगा कॉस बीटा के कैप और क्या जाएगा आर मैग्नीट्यूड कॉस गामा के कैप। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है इस तरीके से। तो अगर आप देखें तो बेटा ये आपके पास अल्फा बीटा गामा आपके पास आ गया, और मैंने आपको बताया जो आई के साथ इस मैग्नीट्यूड आर को क्या लिख सकते हैं आप, आर भी लिख सकते हैं, पहले भी समझा चुका हूं। तो वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं आर कॉस एल्फा आई कैप और प्लस आर कॉस बीटा जे कैप और प्लस आर कॉस गामा के कैप। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको बताया था मैंने, आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट क्या करते हैं आप उसका स्क्वायर या इसका करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अगर इन सबको तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या बनता है आर बनता है, अगर मैं इसमें से आर को मिले तो आर सार क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 1 इक्वल कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब अगर मैं अब ये तो कॉस का फॉर्मूला तो जानते हैं, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ 1 इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या बनेगा 2। ये आपके पास प्रूफ हो जाता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आई होप आप चेक कर सकते हैं, मैंने दोनों प्रूफ कर दिए हैं। तो अब आप एक बार इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, जो ना समझ आए तो वो उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको समझाया था कि कोसाइन कैसे निकालते, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन हो सकता है। इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस 4j माइनस 5k द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द वेक्टर से इज, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि किसी भी वेक्टर का जो आपके पास फॉर्मूला लिखा था कोसाइन का, वो लिखा था कॉस एल्फा आर एक्स वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप देखें तो ये आर एक्स की जगह यहाँ पर वेक्टर ए आ गया है, और इसी तरीके से था कॉस बीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर मैग्नीट्यूड और कॉस गामा इक्वल टू कितना था आर जेड वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये था। तो अगर आप देख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ वेक्टर आर लिखा हुआ है, वहां वेक्टर ए लिखा हुआ है। ये आर क्या है ओवरऑल मैग्नीट्यूड और आर एक्स क्या एक्स एक्सिस में वेक्टर। तो आप देखिए सबसे पहले इसको कैसे कर सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल, अगर आप देखें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो आया अंडर रूट कितना 4 प्लस 16 एंड प्लस 25, इसका मतलब 9, यानी कि आपके पास आ गया अंडर रूट 45। और आप ये देख सकते हैं जैसे आर एक्स आर वाई आर जेड, आर एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस में आर की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में
आपके पास जो वेक्टर ए गिवन है वो आपके पास कितना है 2i और प्लस 4j और माइनस 5k। तो इसका मीनिंग हुआ कि आपके पास ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी वेक्टर, ये आपके पास होगी 2 और ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 4 और ए जेड की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी -5। अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और फर्क कितना, ये वेक्टर आर के फॉर्म में था, ये वेक्टर ए की फॉर्म में है। तो मैं लिख सकता हूं cos अल्फा इक्वल्स टू वेक्टर ए एक्स अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। तो आंसर आपके पास आ जाता है एक्स की वैल्यू कितनी 2 यानी 2 और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है 45 यानी कि 2√45। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं cos बीटा के लिख सकते हैं ए वाई वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड एंड वी कैन फाइंड। तो लिख सकते हैं ए वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 यानी कि 4 अपॉन √45 और आपके पास cos गामा इक्वल्स टू ए जेड वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इक्वल कितना आता है आपके पास ए जेड की वैल्यू कितनी -5 यानी कि -5 अपॉन कितना आ जाएगा √45 यानी कि आपके पास ये वैल्यू आती है अल्फा बीटा गामा यानी ये और ये। अब आप देखिए इसमें कौन सा, केवल पहला ऑप्शन है जिसमें -5 आ रहा है, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है और ये आपके पास आंसर है। Dear students, now we will discuss a very important point that is called angle of cosine of a position vector in a 3D system. सपोज जैसे मैंने आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में समझाया था कि एक क्यूबिक सिस्टम बनाकर उसके ओरिजिन से डिस्टेंस ली थी, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द एंगल ऑफ कोसाइन, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कैन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। और ये भी पूछा जा सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये भी आपसे डिस्कस किया जा सकता है। तो ठीक है, हम इसको कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। ये आपके पास ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है और ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। अब इसको हम कैसे मदद कर सकते हैं, यूजिंग पोजीशन ऑफ वेक्टर। देखिए आपके पास एक ये मैं एक क्यूबिक सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। क्यूबिक सिस्टम आपके पास ये है और ये आपके पास y एक्सेस और ये आपके पास x एक्सेस और ये आपके पास z एक्सेस। और सपोज एक पार्टिकल की पोजीशन ये है आपके पास P पॉइंट। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे आपको याद है कि हम एक्स वाई में कंपोनेंट डिवाइड करते थे, तो हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कुछ पॉइंट कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ जो पोजीशन वेक्टर है उसका एंगल अल्फा है, ठीक है। इसी पोजीशन पी पॉइंट का जो वाई एक्सिस के साथ एंगल है वो कितना है, बीटा है। और इसी का जो पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है जेड एक्सिस के साथ वो कितना है, गामा कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको अलग अलग ब्रेक करूं तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं कि अगर मैं ये x बनाता हूं और ये y ड्रॉ करता हूं तो ये मेरे पास ये वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है, अल्फा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P पॉइंट है, मैं क्या लिख सकता हूं, इसको P पॉइंट लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये क्या आपके पास है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपके पास z एक्सिस है। तो हम इस को बोल सकते हैं OP को लेट ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आर वेक्टर, हम इसको ऐसा मान सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब आपके पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, तो आप जानते हैं ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड क्या मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का मॉड है, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस की बात करता हूं और इसका आर मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो आपको मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया, जैसे वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और एन कैप, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए ये तो
एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये कंपोनेंट क्या आएगा आपके पास, आर मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा, ठीक है। और ये वेक्टर किस डायरेक्शन में आया, ये आया एक्स एक्सिस में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर एक्स वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर और कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास, आई कैप। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा इक्वल्स टू वेक्टर आर एक्स अपॉन, ये कितना रहेगा, आर मैग्नीट्यूड, ये आपके पास आया, ये कॉस अल्फा आया। अगर मैं कॉस अल्फा की बात करता हूं, फिर सिमिलरली ऐसे किसके निकाल सकता हूं, बीटा के लिए, सिमिलरली ऐसे किसके निकाल सकता हूं, गामा के लिए। तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली कॉस बीटा इक्वल, कॉस बीटा कितना रहेगा आपके पास, आर वाई वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके आर कॉस गामा इक्वल आर जेड वेक्टर और अपॉन में वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ये मेरे पास आया है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कोसाइन। तो आपके पास अल्फा बीटा गामा आपके पास वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इन तीनों को मतलब ड्राइव करता हूं तो क्या आएगा आपके पास, और आपको पता है ये सब क्या, आई कैप जे कैप, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये किसमें, आई कैप में है, ठीक है, ये आपके पास, और ये आपको पता होना ठीक है आई कैप में क्यों लिखा और जे कैप में क्यों लिखा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस आपके पास ये वाला वेक्टर आर एक्स वेक्टर टोटल आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ऐसे लिख सकता हूं। अगर आप देखें तो आर एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, या सॉरी मैं इसको हटा देता हूं, अभी लगाने जरूरत नहीं है, ये आपके पास वैल्यू आती है, तो इसको दोबारा लिख देता हूं, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर और प्लस आर जेड वेक्टर। तो आप देखिए ये तो रिजल्टेंट है टोटल आर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी, आर एक्स की वैल्यू ये है आपके पास कितनी, आर मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर मैग्नीट्यूड, ये क्या जाएगा कॉस बीटा के कैप, और ये क्या जाएगा आर मैग्नीट्यूड कॉस गामा के कैप, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है इस तरीके से। तो अगर आप देखें तो बेटा ये आपके पास अल्फा बीटा गामा आपके पास आ गया, और मैंने आपको बताया जो आई के साथ इस मैग्नीट्यूड आर को क्या लिख सकते हैं आप, आर भी लिख सकते हैं, पहले भी समझा चुका हूं। तो वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, आर कॉस अल्फा आई कैप और प्लस आर कॉस बीटा जी कैप और प्लस आर कॉस गामा के कैप। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको बताया था मैंने, आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट क्या करते हैं आप उसका स्क्वायर, या इसका करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अगर इन सबको, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या बनता है, आर बनता है। अगर मैं इसमें से आर को मिले तो आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 1 इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब अगर मैं, अब ये तो कॉस का फॉर्मूला तो जानते हैं, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ 1 इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या बनेगा 2। ये आपके पास प्रूफ हो जाता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आई होप आप चेक कर सकते हैं, मैंने दोनों प्रूफ कर दिए हैं। तो अब आप एक बार इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, जो ना समझ आए तो उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको समझाया था कि कोसाइन कैसे निकालते, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन हो सकता है। इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस 4j माइनस 5k, द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द वेक्टर से इज, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए,
इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि किसी भी वेक्टर का जो आपके पास फॉर्मूला लिखा था कोसाइन का, वो लिखा था cos अल्फा RX वेक्टर अपॉन R मैग्नीट्यूड, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप देखें तो ये RX की जगह यहाँ पर वेक्टर A आ गया है, और इसी तरीके से था cos बीटा इक्वल टू RY अपॉन R मैग्नीट्यूड, और cos गामा इक्वल टू कितना था RZ वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R, ये था। तो बेटा अगर आप देखें तो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ वेक्टर R लिखा हुआ है, वहां वेक्टर A लिखा हुआ है। ये R का ओवरऑल मैग्नीट्यूड और RX क्या एक्स एक्सिस पे वेक्टर। तो आप देखिए सबसे पहले इसको कैसे कर सकते हैं, वेक्टर A इक्वल, अगर आप देखें तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड प्लस -5 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो आया अंडर रूट कितना, 4 प्लस 16 एंड प्लस 25, इसका मतलब 9, यानी कि आपके पास आ गया अंडर रूट 45। और आप ये देख सकते हैं जैसे RX RY RZ, RX का मतलब है एक्स एक्सिस में R की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास जो वेक्टर A गिवन है वो आपके पास कितना है 2i और प्लस 4j और -5k। तो इसका मीनिंग हुआ कि आपके पास ax की वैल्यू कितनी होगी वेक्टर, ये आपके पास होगी 2, और ay की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 4, और az की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी -5। अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। और फर्क कितना, ये वेक्टर R के फॉर्म में था, ये वेक्टर A की फॉर्म में है। तो मैं लिख सकता हूं cos अल्फा इक्वल टू वेक्टर ax अपॉन में A का मैग्नीट्यूड। तो आंसर आपके पास आ जाता है ax की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है 45, यानी कि 2√45। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, cos बीटा क्या लिख सकते हैं ay वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड, एंड वी कैन फाइंड। तो लिख सकते हैं ay की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, यानी कि 4 अपॉन √45, और आपके पास cos गामा इक्वल टू az वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड इक्वल कितना आता है आपके पास, az की वैल्यू कितनी -5, यानी कि -5 अपॉन कितना आ जाएगा √45, यानी कि आपके पास ये वैल्यू आती है अल्फा बीटा गामा, यानी ये और ये। अब आप देखिए इसमें कौन सा, केवल पहला ऑप्शन है जिसमें -5 आ रहा है, तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है और ये आपके पास आंसर है।